गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले इसका जो अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। यही राष्ट्रवाद है। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। इसका आंसर लिखना है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। तो इसका आंसर यही लिखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर लिखना है कि 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। अगला प्रश्न है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर लिखना है कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थिएसर के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुआ और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 1830 और 48 की क्रांतियों की समान विशेषताएं क्या थी। तो इसकी समान विशेषताएं क्या थी, आंसर में लिखना है कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा में लिखना, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा लिखना, वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और चौथा में लिखना है कि दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। आगे चलते हैं। प्रश्न है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। बिस्मार्क की कार्यों की चर्चा करना है तो उत्तर में लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क यानी 1864 और ऑस्ट्रिया पर 1866 सिडवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सिडौन का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया।
आगे चलते हैं। प्रश्न है लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? आंसर में लिखना है रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। अगला प्रश्न है मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? तो लिखना है उत्तर में कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। अगला प्रश्न है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो सही याद रखना है, आंसर में लिखना है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न था कि मेटरनिख युग क्या है? आंसर लिखना है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? 1815-48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में पर्सा की पहल पर जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बाधाएं निम्नलिखित थी। प्रमुख बाधाएं थी, यहाँ लिखना है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, यही बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण की। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूर का संक्षिप्त परिचय भी दें। काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न है गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवाओं की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अगला है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? आंसर लिखना है चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? तो अंसर्ट रेनन जो थे फ्रांसीसी दार्शनिक। अंसर्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस में 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश नहीं बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? आंसर में लिखना है फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। अगला प्रश्न है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें।
हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुत ऑस्ट्रियाई अधीनता के विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव का मार्ग करने में लगा। अगला प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? लिखना है, इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बन गया। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया, जिससे इटली के एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था? बाधक था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो आंसर में लिखना है, प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति यानी रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आंसर में लिखना है, विलियम प्रथम प्रसा काम राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 ईस्वी में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।